नमस्कार साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आनंद लर्निंग जोन में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए अब हम क्वेश्चंस का सेट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्लूकोज का सूत्र है। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। C6H12O6 ये होता है हमारा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है सो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे आप चार्ल्स डार्विन यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। और लिनियस जो है सो लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण का पिता माना जाता है और इसने ही द्विनामकरण पद्धति दिया था। और मेंडले जो है सो उसने आनुवांशिकता के सिद्धांतों को दिया था और उसने सर्वप्रथम मटर के दानों पे आनुवांशिकता का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पौधों में होता है और वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका में उपस्थित रहता है और यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो साथियों, तत्व वह होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है और गैस जो होता है उसमें कई सारे तत्व मिले होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। वो एक मिश्रण होता है, उसमें कई तरह के परमाणु मिले होते हैं। इसलिए यहाँ पे गैस जो होगा वो हमारा तत्व नहीं होगा क्योंकि ये मिश्रण है। बाकी धातु, अधातु, उपधातु ये सारे के सारे तत्व हैं। धातु में जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लोहा वगैरह आ जाएगा। अधातु में जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह आएगा और उपधातु में सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ जो है सो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान जो है सो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है और हाइपोथैलेमस का एक और इम्पोर्टेंट वर्क होता है कि वो कोई भी हार्मोन को रिलीज करने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में क्या मान होगा? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ पहले पता होना चाहिए कि ये हम कैसे स्केल को कैसे आपस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। C/100 इक्वल टू F-32/180। तो यहाँ पे C का मान जो है सो 50 दिया हुआ है क्योंकि 50 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। 50/100 बराबर F तो हमको निकालना है, वो पता नहीं। F-32/180। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 होगा। 2 से इसको करेंगे कैंसिल तो ये होगा 90। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा 90 इक्वल टू F-32 और इधर जाएगा तो F इक्वल टू 90 + 32 यानी कि हमारा जो हो जाएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है? तो द्रव्यमान संख्या जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है यहाँ पे। और एक एटम में यानी एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या दोनों आपस में समान होती है। तो यहाँ पे हम 18 और 20 दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि 18 यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है यानी कि प्रोटॉन भी 18 ही हो जाएगा और 20 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो 18 और 20 दोनों मिलकर हमारा हो जाएगा 38, यानी कि हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याएं 1.5:1 के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास दोनों वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग अगर निकालेंगे तो देखिए पाई, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए हम लोग को करना होगा पाई r1 स्क्वायर बाई पाई r2 स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा, एक सेकेंड, पाई r1 स्क्वायर बाई पाई r2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली ये दोनों हमारा जो है ये हमारा एरिया का अनुपात होगा, यानी A1/A2 ये हमारा होगा। तो यहाँ पे पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा 1.5 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर ये करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.25/1, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 विद्यार्थियों के एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी ना कैरम खेलते हैं और ना शतरंज। तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हल करने के लिए एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो पहले तो हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, जैसे कि ये मान लिया हम लोग क्या है कि ये है हमारे पास ये कैरम खेलने वाले विद्यार्थी, ठीक है, और ये है हमारा शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी। तो कैरम खेलने वाले हैं 60%, ठीक है, और शतरंज खेलने वाले हैं 45%, ठीक है, एक सेकंड, 45%। अब यहाँ पे साथ ही साथ दिया हुआ है कि 10% विद्यार्थी ना कैरम खेलते हैं ना शतरंज खेलते हैं। इसका मतलब क्या है कि 90% विद्यार्थी ही ऐसे हैं जो या तो कैरम खेलते होंगे या फिर शतरंज खेलते होंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग 60 और 45 करते हैं तो हमारा 105 होता है, यानी 90 से हमारा 15 ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15% जो विद्यार्थी होंगे वो दोनों खेलते होंगे। 15, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, ये 15 होगा, यानी 15% विद्यार्थी दोनों खेलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि केवल और केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या चाहिए। तो केवल देखिए ये पूरा 60% में क्या है, वो ऐसे विद्यार्थी हैं जो या तो शतरंज खेलते हैं या फिर शतरंज और केवल शतरंज खेलने वाले ना, ठीक है ना, सॉरी, हाँ, तो 45% यहाँ पे शतरंज खेलते हैं। हाँ, तो 45% जो है सो वैसे विद्यार्थी हैं जो शतरंज खेलते हैं या फिर शतरंज और कैरम दोनों खेलते हैं। लेकिन हमको चाहिए क्या, केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी। तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं उसे हमको माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड होगा वो ऐसा करेंगे, हमारे पास 45% माइनस 15% करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 30%, और वो 30% जो होगा वो विद्यार्थी जो है सो केवल और केवल शतरंज खेलेंगे, यानी कि, और टोटल मेरे पास 80 विद्यार्थी है तो 80 का 30% हम लोग करेंगे, यानी कि 80 का 30%, यानी 80 गुना 30, ठीक है, बटा 100। ठीक है, तो अब चलिए 1 0 यहाँ से उड़ा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या, 8 तिहाई 24, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू वृद्धि दर
किससे संबंधित है? तो देखिए हिंदू वृद्धि दर जो है सो हमारा जीडीपी से संबंधित है। हुआ क्या, 1950 से लेकर 1980 तक हमारे अर्थव्यवस्था का दर जो है सो काफ़ी निम्न रहा। और चूँकि उस जैसे कि क्या है, हिंदुओं में एक अवधारणा होती है कि मतलब क्या है कि सब कुछ भाग्य के भरोसे होता है, तो वो थोड़ा भाग्यवादी होते हैं और बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस कारण प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस पीरियड में जो वृद्धि दर हुआ उसे हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया था। तो ये हमारा जो है सो जीडीपी से संबंधित, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें सही होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। और एक्चुअली देखिए क्या होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार करती है, एक रबी और एक खरीफ के मौसम में। आयोग द्वारा कुल 24 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो ये रैयतबाड़ी व्यवस्था होती है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार जो होता है वो स्वयं भूमि का अधिकारी होता है और वह स्वयं जो है सो सरकार को लगान देता है। बीच में कोई मीडिएटर, कोई ज़मींदार वगैरह नहीं रहता है। और इस व्यवस्था के जो जन्मदाता थे टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज़मींदारी प्रथा। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ज़मींदारी प्रथा, जिसको अस्थाई बंदोबस्ती, इस्टमिरारी व्यवस्था, बहुत सारे नाम हैं, तो उस समय ये शुरू किया था। महालबाड़ी प्रथा, महालबाड़ी प्रथा जो है सो 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा इसे लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। अगर मूल अधिकारों का अनुपालन नहीं होता है तो 5 रिट जारी कर सकता है। उसमें से एक रिट है अधिकार परीक्षा। यहाँ पे देखिए परीक्षा हो गया, एक्चुअली परीक्षा होगा, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा, इसे हम लोग पोस्टमार्टम भी कह सकते हैं। टोटल जो 5 रिट हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और 5वां अधिकार परीक्षा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाले वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो वो M3 है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो देखिए कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। और धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता ग्रेगर मेंडल हैं। उन्होंने मटर के दानों पर आनुवांशिकता का प्रयोग किया था। और हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन तो जानते ही हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को उन्होंने लिखा था और एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका रोहिणी हट्टंगडी ने निभाई थी।
बी नंबर ऑप्शन। अब यहाँ पे आपको ये जानना पड़ेगा कि 1982 ईस्वी में गांधी फिल्म आया था, जिसके निर्माता और निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे। उसमें गांधी का रोल बेन किंग्सले ने किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और गांधी जी पे एक श्याम बेनेगल द्वारा एक और फिल्म बना है, द मेकिंग ऑफ महात्मा, जिसका निर्देशन खुद श्याम बेनेगल ने किया था। और उसमें गांधी की भूमिका रजत कपूर और कस्तूरबा गांधी की भूमिका जो है सो पल्लवी जोशी ने निभाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ पे है? तो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है सो जावा में है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी है? ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है द इंडियन स्ट्रगल, और मौलाना आज़ाद ने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। और महात्मा गांधी तो अपनी एक ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखा है जिसका नाम है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है 31 मई। 31 मई को तंबाकू निरोध दिवस मनाया जाता है, निषेध दिवस, ठीक है। 4 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड एनिमल डे मनाते हैं, और 10 दिसंबर को हम लोग मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जापान ने वर्ष 1905 में किस शक्तिशाली देश को हराया था? तो जापान ने वर्ष 1905 में ब्रिटेन को हराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है? तो इसमें से एक चीज़ जो राज्य नीति निदेशक का सिद्धांत है उसमें कुटीर उद्योग को जो प्रोत्साहन है वो शामिल है, लेकिन ये हमारे मौलिक अधिकार में नहीं है। मौलिक अधिकार हम लोग सब जानते हैं कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है सो हमारा मौलिक अधिकार वर्णित है, और टोटल मौलिक अधिकार 6 हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति जो होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो रिपोर्ट देती है उस पर समीक्षा करती है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है सो आर्टिकल 148 यानी अनुच्छेद 148 के तहत संविधान में वर्णित है। यह एक संवैधानिक पद है और इसकी नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति करते हैं। संवैधानिक पद यानी कि इसको संविधान द्वारा मान्यता दी गई है, वहाँ प्रदत्त संविधान द्वारा प्रदत्त है, और इससे हटाने की प्रक्रिया भी लगभग राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के समान है। इसे भी महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश भारत में जो सबसे पहले व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं वो हैं दादा भाई नौरोजी, जो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध थे। इन्हें नरम दल और गरम दल दोनों का विश्वास प्राप्त था। ये 1892 ईस्वी में ब्रिटेन के फिन्सबरी से लिबरल पार्टी से जीत कर आए थे और वहाँ के हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। उन्होंने एक बुक भी लिखा है जो काफ़ी फेमस है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। और जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था तो उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा शहर किसने बसाया? आगरा शहर सिकंदर लोदी द्वारा 1504 ईस्वी में बसाया गया था। और सिकंदर लोदी क्या है कि वह गुलरुखी के नाम से फ़ारसी कविताएं लिखा करता था, और साथ ही साथ उसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फ़ारसी में अनुवाद करवाया था और उसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा था, ठीक है। और साथ ही साथ उसने एक और इम्पोर्टेंट काम किया था, भूमि को मापने के लिए एक प्रमाणिक पैमाना विकसित किया जिसका नाम उसने गजे सिकंदरी रखा। और 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान है। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है स्मिथ, एडम स्मिथ जो है सो अर्थशास्त्र का पिता कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? तो वो है हमारे पृथ्वीराज कपूर। पृथ्वीराज कपूर को ही सर्वप्रथम राज्यसभा में मनोनीत किया गया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जो साहित्य, समाज सेवा और कला के क्षेत्र से हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर किस नदी पे है? नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पे है। ये जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों का ये क्वेश्चंस का सेट समाप्त हो गया। ठीक है, आशा है आप सबों को पसंद आ रहा होगा। आप सबको अगर पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं दे पाऊँगा। ठीक है, इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।